रहीम। सारे बच्चे क्लास में नहीं ले रहे तब तो सिर्फ एक 4-5 बच्चे थे जो यहाँ कॉलेज आ रहे थे, उनके कॉलेज नहीं मिल पाता, सब ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने एक्सरसाइज 4.4 को कंटिन्यू करना है। आज बेटा आपका टेस्ट भी है, तो होपफुली आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया होगा या प्रिपेयर कर रहे होंगे। 20 मार्क्स का बेटा आपको पेपर है, 5 नंबर की ऑब्जेक्टिव्स होंगी और 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं आज कौन अच्छे तरीके से उस पेपर को अटेम्प्ट करता है। तो फुल नंबर देखते हैं किसके आते हैं। हमने बेटा 4.4 कंटिन्यू की हुई है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर हम 4 डिस्कस करते हैं। फाइंड द कंडीशन दैट द लाइंस y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 एंड y इज इक्वल टू m3x प्लस c3 आर कंकरेंट। बेटा हमने ये प्रूव करना है कि हमारी लाइंस कंकरेंट हैं, तो उसकी क्या कंडीशन होगी जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो बेटा ये हमारे पास एक थ्योरम है, हम यहाँ मेंशन करते हैं सिंस द गिवन लाइंस आर कंकरेंट। डियर स्टूडेंट, आप माइंड में रखिएगा कि अगर हमारे पास हमारी 3 लाइंस कंकरेंट हैं, कंकरेंट का मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट से 3 लाइन पास कर रही होंगी। अगर एक ही पॉइंट से 3 लाइंस आपकी पास कर रही हैं, तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं कंकरेंट लाइंस, और वो जो पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाता है। अच्छा, अब आप देखें कि आप ज़रा मैं 1 मिनट लेज़र ले लूँ। ये दोनों लेज़र आपस में कनेक्टेड है कि अगर वो मूव कर रहा हो तो मेरा काम नहीं करेगा? काम नहीं कर रहा मेरा, जो मतलब जिसमें मतलब हर स्टेप पे मतलब बच्चों को आइडिया हो कि सर कौन सा स्टेप पढ़ रहे हैं। अब मैं ये लेज़र ले रहा हूँ मगर ये लेज़र आ ही नहीं रहा। आपको ये भी शो हो रहा होता है जैसे। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप लेज़र करें, आप ये इससे बहुत से भी कर सकते हैं। नहीं वो ठीक रहता है ना, दूसरे मैं करता हूँ उसमें। अच्छा, हम यहाँ पे बेटा हम कंडीशन डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास लाइंस कंकरेंट हैं, तो जब हम उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी। तो यहाँ डियर स्टूडेंट हम स्टेटमेंट लिखते हैं सिंस द गिवन लाइंस आर कंकरेंट देन। अब आप देखें ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। इसको हमने लिखा m1x माइनस y प्लस ये लेक्चर हो रहा है m1x माइनस y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। देन सेकेंड कंडीशन आप देखें m2x, ये डियर स्टूडेंट y उधर जाके हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं माइनस का y, और ऑलरेडी c2 उधर ही है।
हमने यहाँ डिस्कस किया था, हम मोस्टली ये करते हैं कि एक्स का कोफिशिएंट हमेशा हम पॉजिटिव रखते हैं। ये नेसेसरी, डियर स्टूडेंट, नेसेसरी कंडीशन नहीं है, मगर हम इसको मोस्टली यही कंडीशन अडॉप्ट करते हैं। अब आप देखें नेक्स्ट, y इज इक्वल टू m3x प्लस c3 है, तो डियर स्टूडेंट m3x ऑलरेडी उधर है और c3 भी ऑलरेडी उधर है। इस y को मैं उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये माइनस का y। अब डियर स्टूडेंट देखें, हमारे पास ये रिक्वायर्ड कंडीशन है कि अगर 3 लाइंस कंकरेंट हैं तो उनके कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। अगर 3 लाइंस कंकरेंट हैं तो उनके कोफिशिएंट्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वल टू 0 होता है। तो आप देखें फर्स्ट लाइन में देखें, x का जो कोफिशिएंट है वो m1 है, मैंने m1 लिखा, और y का जो कोफिशिएंट है माइनस का 1, हमने -1 लिख दिया, और ये c1 जस्ट आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिख दिया c1। सेकंड लाइन पे आ जाएं आप, x का कोफिशिएंट m2 है, हमने m2 पुट किया, y का कोफिशिएंट -1 है, हमने -1 पुट किया, और c2 यहाँ पर आ गया। और फिर नेक्स्ट थर्ड लाइन पे आप आ जाएं, x का कोफिशिएंट m3, y का कोफिशिएंट -1 और ये c3, ये डियर स्टूडेंट हमने डिटर्मिनेंट के अंदर पुट कर दिए। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, अगर 3 लाइंस कंकरेंट हैं उनके कोफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 होगा। आप डिटर्मिनेंट के अंदर उन कोफिशिएंट्स को पुट कर सकते हैं। हमने पुट किया m1 -1 c1, m2 -1 c2, m3 -1 c3। नेक्स्ट आप देखें, इस स्टेप के बाद हम इस स्टेप में क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हम -1 को कॉमन ले रहे हैं कॉलम 2 से। हमने कॉलम 2 से -1 को कॉमन लिया, स्टार्ट में आ गया -1, और डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रिजल्ट हमारे पास है m1 1 c1, m2 1 c2, m3 1 c3। डियर स्टूडेंट, ये कंडीशन ज़रूरी नहीं कि आपने यहाँ से माइनस कॉमन लेना है, आप माइनस बेशक मत कॉमन लें आप। अब आप देखें, हमने -1 जब कॉमन लिया था, यहाँ पे -1 आ गया स्टार्ट में। अब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि अब हम इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे, स्टार्ट में माइनस का 1 है, तो डियर स्टूडेंट हम असल में जब हम एशिलन फॉर्म में बनाते हैं, रेड्यूस एशिलन फॉर्म में सॉल्व करते हैं या एशिलन फॉर्म में सॉल्व करते हैं, जहाँ पर हमारे पास 1 होता है, हम 1 के नीचे सारे जो रिजल्ट होते हैं वो 0 करते हैं। हम वही कंडीशन को अडॉप्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसी कंडीशन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करें, आप वैसे भी इसको जस्टिफाई एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं इसको आप। तो हम इस स्टेप में क्या कर रहे हैं, हमने डियर स्टूडेंट R2 में से R1 निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पर जो 1 है ना आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो 1 है, इस 1 के नीचे हमने बाकी वाले रिजल्ट ये 0 कर रहे हैं। तो इनको 0 करने के लिए हमने क्या कर रहे हैं, हम R2 में से R1 माइनस कर रहे हैं और R3 में से R1 माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमने फिक्स कर दी रो 1 को फिक्स कर दिया, तो जिस वजह से हमने ये सारे नीचे वाले रिजल्ट 0 करने हैं। तो ऑपरेशन हम क्या लगा रहे हैं, R2 में से R1 निकाल दें आप, तो m2 माइनस m1, 1 माइनस 1 0 और c2 माइनस c1। नेक्स्ट R3 माइनस R1, तो m3 माइनस m1 हो गया, और 1 माइनस 1 ये 0 आ गया, और c3 माइनस c1 ये डियर स्टूडेंट रिजल्ट आ गया। हम -1 ऑलरेडी कॉमन ले चुके थे। अब डियर स्टूडेंट देखें किस रो या कॉलम में ज़्यादा एंट्रीज 0 हैं। तो आप देखें कॉलम 2 में आपको ज़्यादा एंट्रीज 0 नज़र आ रही हैं, तो आप कॉलम 2 के ज़रिए एक्सपेंड कर लें। हम किसके ज़रिए एक्सपेंड करने लगें, कॉलम 2 के ज़रिए। अच्छा, कॉलम 2 के ज़रिए भी एक्सपेंड कर सकते हैं, आप वैसे भी एक्सपेंड करना चाहे वैसे भी एक्सपेंड करते हैं। तो अब देखें, अगर कॉलम 2 से आप एक्सपेंड करते हैं, डियर स्टूडेंट याद रखिए, जब कॉलम 2 से एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट वाला रिजल्ट नेगेटिव होगा, सेकंड वाला रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और थर्ड वाला रिजल्ट नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि कोफैक्टर्स की वजह से जब हम कोफैक्टर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, आपको पता है कि रो 2 कॉलम 2, रो 4 कॉलम 4, जब इवन रो या इवन कॉलम से जब एक्सपेंड करते हैं तो पहले वाला रिजल्ट नेगेटिव आता है, देन पॉजिटिव आता है, फिर नेगेटिव। मगर जब हम कॉलम 1 या रो 1 कॉलम 3 या रो 3 से करते हैं तो पहला पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम जस्ट इसको एक्सपेंड कर देते हैं सिंपल रो 1 से। रो 1 से जब हम एक्सपेंड करेंगे, आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो डियर स्टूडेंट m1 आएगा, मगर जब हम सॉल्व करेंगे, हम अगर मैं यहाँ पर पेन को यूज़ करूँ, डियर स्टूडेंट हम किससे एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो से। जब फर्स्ट रो एक्सपेंड करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये चला गया ये हिस्सा,
तो आपको पता है कि m1 आएगा साथ में, जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और जब c2 माइनस c1 0 से मल्टीप्लाई होगा वो रिजल्ट 0 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसको ज़रा मैं रिमूव कर दूं। अब देखें फर्दर जब हम एक्सपेंड करेंगे, रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, रो 1 और कॉलम 2, जब ये हिस्सा चला गया और ये वाला हिस्सा चला गया तो आपको पता है रिजल्ट नेगेटिव आना है। तो स्टार्ट में नेगेटिव आ गया कोफैक्टर्स की वजह से, और बाकी रिजल्ट क्या बच गया, m2 माइनस m1 और m3 माइनस m1 और c2 माइनस c1 c3 माइनस c1, ये रिजल्ट। अच्छा, उसके बाद फर्दर अगर मैं इसको रिमूव करूं तो आप देखें, अब जब हम रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, रो 1 और कॉलम 3 चला गया तो डियर स्टूडेंट देखिए m2 माइनस m1 0 से मल्टीप्लाई हो गया और 0 m3 माइनस m1 से मल्टीप्लाई होगा, वो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, ये जो -1 है इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, रिजल्ट आ जाएगा m2 माइनस m1 c2 माइनस c1, और नीचे आपके पास m3 माइनस m1 c3 माइनस c1 इज इक्वल टू ये रिजल्ट 0। अब डियर स्टूडेंट इसको आप एक्सपेंड कर लें क्योंकि 2/2 का डिटर्मिनेंट बन गया, तो m2 माइनस m1 को मल्टीप्लाई करेंगे c3 माइनस c1 से और दरमियान में माइनस आ जाएगा, c2 माइनस c1 को मल्टीप्लाई करोगे आप m3 माइनस m1 से, तो m2 माइनस आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, m3 माइनस m1 एंड c2 माइनस c1। तो माइनस वाले रिजल्ट को आप राइट हैंड साइड पर ले गए। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। जब आपके पास लाइंस कंकरेंट होंगी तो उनके कोफिशिएंट्स का जो डिटर्मिनेंट है उसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन बनेगी। ज़रूरी नहीं कि ऐसे आप इसको सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है जब लाइंस कंकरेंट होंगी। होपफुली आपको बेटा समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p सच दैट द लाइंस 2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन है 3x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एंड जो नेक्स्ट लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 मीट एट अ पॉइंट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब डियर स्टूडेंट उसने आपको बोल दिया है कि ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं, या फिर उसने ये भी मेंशन किया है कि ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पर जाके मीट करती हैं। एक ही पॉइंट पर अगर मीट करती हैं डियर स्टूडेंट्स का मतलब है ये लाइंस कंकरेंट हैं। अगर ये लाइंस कंकरेंट हैं तो डियर स्टूडेंट याद रखें लाइंस के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने आपको 3 लाइंस दी हुई हैं और ये कहा हुआ है ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं। अगर ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं तो डियर स्टूडेंट याद रखें ये कंकरेंट लाइंस हैं। अगर ये कंकरेंट लाइंस हैं तो लाइंस के कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। लाइंस के कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लाइंस कंकरेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट आप देखें, सिंस गिवन लाइंस मीट एट अ पॉइंट, ये जो आपको लाइंस दी हुई हैं ये कहाँ पर मीट कर रही हैं? एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे जाकर ये मीट करती हैं। इट मीन्स दैट लाइंस आर कंकरेंट। इसका मतलब है ये लाइंस कंकरेंट हैं। अगर ये लाइंस कंकरेंट हैं तो डियर स्टूडेंट आपको पता है कि लाइन के कोफिशिएंट्स जो होंगे उनका डिटर्मिनेंट आप बनाएंगे और उसको आप इक्वल टू 0 रखेंगे। और इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, हमने p को कैलकुलेट करना है। तो देखें फर्स्ट लाइन पे आ जाए, x का कोफिशिएंट 2 है, हमने 2 पुट किया। y का कोफिशिएंट -3 है, हमने -3 पुट किया, और ये कांस्टेंट -1 पुट कर दिया। सेकेंड लाइन्स के ऊपर आ जाएं आप। सेकेंड लाइन x का कोफिशिएंट 3 है, 3 पुट किया। y का कोफिशिएंट -1 है, -1 पुट किया, और कांस्टेंट -5 आ गया। थर्ड लाइन के ऊपर आप आ जाएं, x का कोफिशिएंट 3 है, 3 पुट किया। y का कोफिशिएंट p है, p पुट किया, और 8 आपके पास कांस्टेंट है। डियर स्टूडेंट हमने ये पुट कर दिया। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है।
अब आपने इसको सिंप्लीफाई मीन आपने एक्सपेंड कर देना है और p की वैल्यू को कैलकुलेट करना है आपने। अब आप देखें डियर स्टूडेंट, हम अगर मैं लेज़र यूज़ करूँ यहाँ पर, देखें ये मैं पेन ले लेता हूँ, हम एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इंटरसेक्टिंग में कौन सा रिजल्ट आ रहा है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो रिजल्ट आ रहा है 2। तो आपने ये 2 पुट किया, बाकी वाला रिजल्ट आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चला गया, तो बाकी रिजल्ट क्या है -1 -5 P8। -1 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें, -8, दरमियान में आता है यहाँ पर माइनस, फॉर्मूले का माइनस और ये वाला माइनस, ये हो गया हमारे पास प्लस, तो 5 मल्टीप्लाई P, ये आपके पास 5P आ गया। नेक्स्ट आप जब सेकंड कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो देखें, फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास ये इंटरसेक्टिंग में ये रिजल्ट आ रहा है। अब ये -3 है और फॉर्मूले का माइनस यहाँ पर आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 24, दरमियान में माइनस आता है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 मल्टीप्लाई 3 आपके पास हो जाएगा 15। नेक्स्ट हम उसी रो को लेते हैं, वही रो है और थर्ड आपके पास कॉलम है, तो आपके पास -1 ये रिजल्ट आ रहा है, -1 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया P से, 3P, दरमियान में माइनस आता है, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 1 आपके पास रिजल्ट 3 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आप देखें, 2 को -8 से मल्टीप्लाई किया -16, 2 को 5P से मल्टीप्लाई किया 10P, और 24 + 15 39, 39 को 3 से मल्टीप्लाई किया 117, -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया -3P, -1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, -3, तो डियर स्टूडेंट 10P - 3P 7P, और ये 117 है, -16 - 3 आपके पास -19, 117 में से 19 निकाल दें 98, तो डियर स्टूडेंट 98 को राइट हैंड साइड पे ले जाए, -98 हो जाएगा, 7P = -98, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -98 डिवाइड बाई 7 आपके पास -14, डियर स्टूडेंट ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो P की वैल्यू हमारे पास -14 आ गई। जब लाइंस कंकरेंट हैं तो आप P की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो डियर स्टूडेंट आपको पता है जब लाइंस कंकरेंट होती हैं, लाइंस के कोफिशिएंट्स का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 के इक्वल होता है, तो वहाँ से आप ये कंडीशन यूज़ करके P की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर और भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट देखें, हमने रिजल्ट को प्रूव करना है। थ्योरम की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, लेट L1 and L2 be two non-vertical lines such that they are not perpendicular to each other। बेटा आपके पास दो नॉन वर्टिकल लाइंस होनी चाहिए। नॉन वर्टिकल लाइंस मीन कि जो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर कट ना कर रही हों। एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर जो कट करेंगी वो आपके पास वर्टिकल लाइन होती हैं। तो डियर स्टूडेंट लाइन 1 एंड लाइन 2 बी टू नॉन वर्टिकल लाइन सच दैट दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखें ये आपको लाइंस इस तरीके से नजर आ रही हैं। ये जो हमने फर्स्ट लाइन रिप्रेजेंट की है एक्स वाई प्लेन में, ये वाली लाइन जो स्क्रीन पे नजर आ रही है इंक्लाइन लाइन है जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास लाइन 1 है। लाइन 1 के ऊपर जो इंक्लिनेशन है वो α1 है, और जो सेकंड फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है वो सेकंड लाइन है, उसे हम लाइन 2 बोल देते हैं। और वहाँ पे जो इंक्लिनेशन है डियर स्टूडेंट वो α2 है। लाइन 1 का इंक्लिनेशन जो है α1 है, लाइन 2 का इंक्लिनेशन α2 है। तो उसने थ्योरम में क्या बोला है कि ये दो नॉन वर्टिकल लाइंस हैं और इस तरीके से हैं कि ये परपेंडिकुलर नज़र नहीं आ रही,
मगर बेटा ये माइंड में रखेंगे ये परपेंडिकुलर है, लाइन 1 एंड लाइन 2 बी टू नॉन वर्टिकल लाइन सच दैट दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मगर याद रखिएगा ये परपेंडिकुलर हैं। If m1 and m2 are the slopes of line 1 and line 2, dear student line 1 का slope उसको हमने m1 बोल दिया और line 2 के slope को हमने m2 बोल दिया respectively. The angle theta from line 1 to line 2 is given by, जो angle theta है dear student ये line 1 से line 2 की तरफ है। तो याद रखिएगा बेटा यहाँ पर आपने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। आपने एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करेंगे तो जो बात हम प्रूव करना चाह रहे हैं वो हमारी बात प्रूव नहीं होगी। आपने यहाँ पर जो भी एंगल बनाना है डियर स्टूडेंट, आपने एंटी क्लॉकवाइज एंगल रिप्रेजेंट करना है, क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट नहीं करना। और आपने जो रिजल्ट प्रूव करना है वो रिजल्ट क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो ये हमने रिजल्ट प्रूव करना है। अब बेटा देखें, प्रूव फ्रॉम द फिगर वी हैव अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस थीटा। देखें डियर स्टूडेंट, आपने कहा अल्फा 2 जो है वो अल्फा 1 प्लस थीटा के इक्वल है। अब हम यहाँ पे मैं पेन यूज करता हूँ बेटा, ये वाला जो रिजल्ट है अल्फा 1, अच्छा उसमें वो रिजल्ट ऐड कर रहा है ये वाला थीटा, इस अल्फा 1 में वो क्या ऐड कर रहा है, ये थीटा, और वो कह रहा है कि इस रिजल्ट के बराबर है, ये अल्फा 2 के बराबर है इस एंगल के। मैंने पिक्चर में 3 एंगल रिप्रेजेंट किए हैं। 3 एंगल में कैसे है, अल्फा 1 को वो क्या कह रहा है, अल्फा 1 में थीटा ऐड करें और वो बराबर है अल्फा 2 के। अल्फा 1 में आपने ऐड करना है ये थीटा, और जो के बराबर किसके है, वो अल्फा 2 के बराबर है। तो ये कैसे बेटा, अगर फर्स्ट कर लें ये वाला जो एंगल मेरे पास है अल्फा 1, फर्स्ट कर लें ये एंगल मेरे पास 30 है। अगर ये एंगल 30 है तो डियर स्टूडेंट देखें ये वाला जो एंगल है ये 90 है, क्योंकि उसने कहा है लाइन 1 एंड लाइन 2 बी टू नॉन वर्टिकल लाइन सच दैट दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये इस तरह होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर नहीं है, मगर याद रखें ये परपेंडिकुलर है। मतलब जो यहाँ पर थीटा आपको नजर आ रहा है ना, ये थीटा ये परपेंडिकुलर है, ये जो थीटा आपको नजर आ रहा है ये परपेंडिकुलर है। तो अल्फा 1 हमने लेट किया 30 में आप ऐड कर दें ये थीटा, थीटा असल में है 90 प्लस 30 आपके पास बेटा 120। अच्छा अगर ये 90 प्लस 30 120 है, आपको पता है ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम, कोई भी ट्राइंगल ले लें, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। तो बेटा अगर ये 90 है ये 30 है तो 90 प्लस 30 आपके पास 120, और आपको पता है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। तो बेटा याद रखिएगा ये वाला जो रिजल्ट है, ये अंदर वाला यहाँ पर जो एंगल है, ये वाला एंगल थीटा को अल्फा 1 को आप ऐड करें वो इस इंटीरियर एंगल के इक्वल होना चाहिए। मीन देखें 90 प्लस 30 120, अगर दोनों का सम 120 है तो बेटा सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल पूरा करने के लिए अंदर वाला एंगल, ये जो एंगल है अंदर वाला एंगल, ये 60 होना चाहिए। और अगर ये 60 है तो बेटा जो बाहर वाला एंगल है, आपको पता है कि अगर मैं एक ऐसे स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करूं और ये मैंने एक फ्लैट एंगल रिप्रेजेंट किया, ये कौन सा एंगल रिप्रेजेंट किया मैंने, फ्लैट एंगल या स्ट्रेट एंगल। तो बेटा सम ऑफ 2 एंगल अगर 180 डिग्री के इक्वल है, ऐसे एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो बेटा ये फ्लैट एंगल है, ये इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो याद रखें अगर ये वाला रिजल्ट अल्फा 1 30 है, थीटा 90 है, 90 प्लस 30 120, तो अंदर वाला बेटा 60 होगा, और अंदर वाला अगर 60 है तो बाहर वाला 120 होगा। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, अल्फा 1 में आप थीटा ऐड करें वो रिजल्ट होगा अल्फा 2 के इक्वल। अच्छा इसी तरीके से हम अल्फा 1 को चेंज कर देते हैं, हम अल्फा 1 को 40 रख लेते हैं। जब हम अल्फा 1 को 40 रखेंगे, अल्फा 1 40 और थीटा 90 प्लस 40 कितना हो गया 130। अच्छा इन दो एंगल का सम 130 है, तो बेटा सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल के 3 एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो अंदर वाला एंगल कितना होना चाहिए, अगर ये वाले दो एंगल 130 हैं तो अंदर वाला एंगल अंडरस्टूड बात है 50 होना चाहिए, और अगर ये अंदर वाला एंगल 50 है तो बाहर वाला जो अल्फा 2 है बेटा ये 130 होना चाहिए। मतलब हमें ये नजर आ रहा है अल्फा 1 और थीटा को हम ऐड करेंगे वो अल्फा 2 के इक्वल होगा। अच्छा हम चेंज कर लेते हैं, हम अल्फा 1 को फर्स्ट कर लेते हैं 45 कर लेते हैं।
अगर बेटा अल्फा 1 45 है, 45 प्लस 90, थीटा 90 है, 90 प्लस 45 135। अगर दो एंगल का सम 135 है तो बेटा ये अंदर वाला जो एंगल है ये 45 होगा, और अगर अंदर वाला एंगल 45 है तो अंडरस्टूड बात है अल्फा 2 135 के इक्वल होगा। तो बेटा अब होपफुली मैं 3 एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया कि अल्फा 1 और थीटा को आप ऐड करेंगे वो अल्फा 2 के इक्वल होगा। इसको हम रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। अब बेटा देखें, हमने पिक्चर में देखा 3 एग्जांपल देके हम देख लिया कि अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस थीटा। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम थीटा वहीं रखें, अल्फा 1 को लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो रिजल्ट आ जाएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, और दोनों तरफ आप tan अप्लाई कर दें। आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी tan अप्लाई करें, आप राइट हैंड साइड पे भी tan अप्लाई करें। तो रिजल्ट बेटा tan थीटा इज इक्वल टू tan इंटू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इज इक्वल टू, बेटा आप tan इंटू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 का फॉर्मूला ओपन करें तो बेटा tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा 1 tan अल्फा 2। तो ये होपफुली आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला है चैप्टर नंबर 10 का। तो हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की, tan इंटू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। तो बेटा स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है m इज इक्वल टू tan अल्फा होता है। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू tan अल्फा। अगर m इज इक्वल टू tan अल्फा है, इस तरह फिर tan अल्फा 1 और tan अल्फा 2 को, tan अल्फा 1 को मैं m1 कह सकता हूँ और tan अल्फा 2 को मैं m2 बोल सकता हूँ। तो देखें tan अल्फा 2 है, tan अल्फा 2 की जगह हमने m2 पुट कर दिया, tan अल्फा 1 है उसकी जगह हमने m1 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा 1 की जगह m1 और tan अल्फा 2 की जगह आपने m2 पुट कर दिया। तो आपने दो लाइंस के दरमियान जो ऐसा नज़र आता है कि परपेंडिकुलर नहीं है मगर वो परपेंडिकुलर होती हैं, उनमें जब हम एंगल को हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास tan थीटा का रिजल्ट क्या आता है? m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। क्रोलरी में बेटा आप देख लें, इफ लाइन 1 एंड लाइन 2 आर पैरेलल, अगर देखें लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2 इफ एंड ओनली इफ m इज इक्वल टू m2। आपको पता है जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं उन दोनों के स्लोप्स इक्वल होते हैं, और जब उनके स्लोप्स इक्वल हैं तो बेटा ये देखें tan थीटा, क्योंकि एंगल आपके पास जीरो हो जाएगा जब वो लाइंस पैरेलल हैं तो रिजल्ट जीरो के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, क्योंकि थीटा बेटा हमने एंगल जो है, क्योंकि जब आपके पास लाइंस पैरेलल हैं एंगल आपके पास जीरो है, tan जीरो आपके पास जीरो रिजल्ट देगा। जब आपको जीरो रिजल्ट देगा तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस m1 m2 को जीरो से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिजल्ट बचेगा m2 माइनस m1 इज इक्वल टू जीरो। वहाँ से m1 और m2 ये बना सकते हैं आप। ये हम रिजल्ट पहले भी हम प्रूव कर चुके हैं। क्रोलरी 2 में क्या है? लाइन 1 इज परपेंडिकुलर लाइन 2 इफ एंड ओनली इफ 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू जीरो, या फिर हम लिख सकते हैं m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1। देखें tan थीटा इज इक्वल टू वही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। तो देखें थीटा, अगर आपके पास दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो थीटा को आप लिख दें π/2। जब आपके पास वो π/2 है तो tan 90 पर बेटा अनडिफाइंड रिजल्ट देता है। tan 90 पर क्या रिजल्ट देता है? अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड को आप 1/0 लिख सकते हैं। तो वहां से आपके पास रिजल्ट बनेगा 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप tan 90 बेटा अनडिफाइन है और अनडिफाइन को आप 1/0 लिख सकते हैं। तो वहां से हमारे पास रिजल्ट ड्राइव होगा 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला रिजल्ट है। तो आपको पता है जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है उन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है, या फिर 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इस थ्योरम में एक बात याद रखिएगा, हमने एंटी क्लॉकवाइज बनाया। हमने एंगल कैसे बनाया है? जो एंगल की रोटेशन है बेटा एंटी क्लॉकवाइज बनाया। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब देखें, जो थीटा की रिप्रेजेंटेशन देखें, उसकी जो इनिशियल साइड है वो लाइन 1 की तरफ है और उसका जो हेड है वो लाइन 2 की तरफ है। क्वेश्चन में आपने ये गलती नहीं करनी। देखें फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव किया? m2 माइनस m1। अगर आप m1 माइनस m2 करेंगे
जहां पर पॉजिटिव आना है वहां नेगेटिव आ जाएगा, जहां पर नेगेटिव आना है वहां पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपके एंगल सारे गलत निकलेंगे। एक छोटी सी मिस्टेक से आपके सारे आंसर गलत आएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा, एंगल की रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आप देखें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर थीटा को हम देखें, थीटा की जो इनिशियल साइड है वो लाइन 1 की तरफ है और थीटा का जो हेड है वो लाइन 2 की तरफ है। आपकी रोटेशन लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ देखें। द एंगल थीटा फ्रॉम L1 टू L2 इज गिवन बाय। अगर बेटा आपने क्लॉकवाइज बनाई तो भी प्रॉब्लम होगा, या जहां पर आपने M2 माइनस M1 करना है वहां से गलती से आपने M1 माइनस M2 कर दिया तो सारे क्वेश्चन आपके सारे आंसर रॉन्ग आएंगे। तो जैसे सपोज आप थीटा 1 निकालें, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, अगर आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स फाइंड करने पड़ गए और वहां पर M1, M2, M3, M4 4 स्लोप्स हो गए, 4 लाइन के 4 स्लोप्स हो गए, तो फिर वहां पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं बेटा, आपने एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रखना है, क्योंकि हमने जो प्रूफ की जस्टिफिकेशन की है वो एंटी क्लॉकवाइज की हेल्प से की है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखें, फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। हम बी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ए हमारे पास 6 1, बी हमारे पास है 2 7 और सी हमारे पास है -6 -7। तो अब आप देखें डियर स्टूडेंट, आप सबसे पहले एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे आप? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और अपने इन वर्टिसेस को एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रॉ कर देंगे। डियर स्टूडेंट, ए का पॉइंट है 6 1। ए का पॉइंट क्या है? 6 1। एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। अच्छा, जब एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो देखें ये एक्स एक्सिस आपको लाइन नजर आ रही है। तो देखें मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 5 और ये 6 एक्स एक्सिस पे मैंने 6 यहाँ रिप्रेजेंट किया और एक्स का पॉइंट 6 है, वाई का पॉइंट 1 है। तो देखें वाई एक्सिस मतलब एक्स का पॉजिटिव राइट साइड पे होता है, वाई का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। तो आपने एक्स को 6 लेना है, मतलब 1 2 3 4 5 और ये 6 यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर, मगर एक्स एक्सिस को हट किया। अभी हम वाई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वाई की वैल्यू 1, देखें यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। ये स्ट्रेट आप देखें x जो 6 यहाँ पर देता है और y1 यहाँ पर देता है, तो यहाँ पर एक पॉइंट दे दें हम। मतलब फर्ज कर लें अभी ट्राइंगल नहीं बनी हुई आपकी, अभी ट्राइंगल नहीं बनी हुई, अभी जस्ट ये पॉइंट A है 6 और 1। तो आपने यहाँ पर एक पॉइंट ले लेना है, जहाँ पर ये आपको एक रेड डॉट नज़र आ रहा है बेटा, यहाँ पर आपने 6 और 1 को रिप्रेजेंट कर देना A पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट है 2 7। बी पॉइंट क्या है बेटा? 2 7। देखिए एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव, आपको पता था एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव ये थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। अब देखें एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 7 है। देखें ये एक्स का 1, ये एक्स का 2, ठीक है। यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर दें एक्स की वैल्यू 2 है आपके पास और वाई की वैल्यू 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो देखें स्ट्रेट लाइन आप रिप्रेजेंट करें कि ये वाला वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, वाई 7 और एक्स 2। देखें जब आपके पास, मैं दोबारा से अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ पेन के ज़रिए, देखें ये बेटा वाई का 7, ठीक है, और ये एक्स का आपके पास 2 है, ये वाला रिजल्ट। तो किस पॉइंट पे जाकर कट करते हैं? जिस जगह पे जाकर ये आपस में कट करेंगे एक्स और वाई, तो बेटा उस वहां पर एक पॉइंट आप रिप्रेजेंट कर दें, मतलब वहां पर आपने एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर देना है। तो जहां पर रिप्रेजेंट करेंगे वो आपके पास पॉइंट बन जाएगा। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, अब हम फर्दर देखते हैं, सी की वैल्यू -6 -7 है, एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव। देखें एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो एक्स की वैल्यू -6 लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पर इस जगह पर माइनस का 6 है और y का -7 कहाँ पर है? -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस का 6, ठीक है। तो माइनस का 6 ये वाला
ये वाला माइनस का 6 है, और आपने सॉरी y का पॉइंट -7 लेना, माइनस का 6 माइनस का 7, तो ये माइनस का 7 स्ट्रेट कट करेगा इस तरह, और ये माइनस का 6 इस तरह कट करेगा। तो जिस जगह पर जाके ये मिलेंगे, इस ये जो C वाला पॉइंट है यहाँ पर जाके वो मिलेंगे, x का -6 y का -7, तो -6 -7। अच्छा, ये तीनों पॉइंट का डॉट बना के रिप्रेजेंट कर देंगे, A पॉइंट भी, B पॉइंट भी, C पॉइंट भी। जाहिर बात है उसने आपको एक ट्राइंगल दी गई है, आप ट्राइंगल बनाएंगे, आप 3 डॉट्स को आपस में मिलाएंगे। तो फर्स्ट कर लें, पहले आपने A बनाया था, फिर आपने B बनाया था और C बनाया था, इनको आपस में मिला दें। मतलब A को आप मिला दें B से, B को मिला दें आप C से, और C को मिला दें आप A से। जब आप ऐसा करेंगे तो एक ट्राइंगल बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? एक ट्राइंगल बन जाएगी। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब एक ट्राइंगल बन गई है, तो देखिए रिस्पेक्टिवली ऑर्डर से ए बी लाइन को आप उसका एक स्लोप रिप्रेजेंट करेंगे। ए बी लाइन 1 है, उसके स्लोप को आप m1 कह देंगे। लाइन 1 के स्लोप को, ए बी वाली लाइन को आप m1 कह देते हैं। फिर बी सी, बी से लेकर सी तक, उस लाइन के स्लोप को आप m2 कह देते हैं। और C से लेकर A तक या A से लेकर C तक तीसरी लाइन है, उसके स्लोप को आप m3 कह देते हैं। बेटा दोबारा, AB वाले स्लोप को हम m1 कह देते हैं, BC वाले स्लोप को हम m2 कह देते हैं, और AC वाले स्लोप को हम m3 कह देते हैं। स्लोप का फॉर्मूला आपको आता है, सबको स्लोप का फॉर्मूला आता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, या फिर y1 माइनस y2 डिवाइड बाई x1 माइनस x2। ये फॉर्मूला होता है। दो पॉइंट्स के दरमियान आपने चेंज इन y ओवर चेंज इन x, मीन के राइज ओवर रन, ये कैलकुलेट करना होता है। तो मैम आ गई। नेक्स्ट बेटा, हम इसी क्वेश्चन को, टाइम कंप्लीट हो गया, इसी क्वेश्चन को हम दोबारा कल कंटिन्यू करेंगे। दोबारा से हम स्टार्ट से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। अभी देखते हैं।